वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। अब तक हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया है? प्रधानमंत्री ख़त्म कर लिया, मुख्यमंत्री ख़त्म कर दिया, राष्ट्रपति ख़त्म, उपराष्ट्रपति मतलब कंप्लीट हो चुका है हमारा, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता कंप्लीट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद कंप्लीट, मंत्रिमंडल कंप्लीट, राज्य की मंत्रिपरिषद कंप्लीट, महा न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पार्लियामेंट मतलब संसद की बातें करेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्या है उच्चतम न्यायालय? तो याद रखिए, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से, पेन ले लूँ फिर बताऊँ, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट का वर्णन? तो याद रखिएगा कि 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। डेट है 28 जनवरी 1950। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। और मूल संविधान में लिखा हुआ था जिसमें कि टोटल 8 जज होंगे, इंक्लूडिंग मतलब अगर मैं 8 का बात बोलूँ तो मतलब 7+1 7 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन करंट में कितने हैं? अगर मैं बोलूँ करंट में कितने लोग हैं तो आप बताओ। करंट में 34 टोटल लोग। इसमें कितने? 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 34 हो गया। ठीक, आपको याद रखना है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट अगर राष्ट्रपति करता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मतलब सीजेआई कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है। सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ही भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा था कोलेजियम और आपने तो कोलेजियम बताया नहीं, तो मैं अब कोलेजियम बताता हूँ। देखिए, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट करना होता है तब राष्ट्रपति सीजेआई से कंसल्टेशन करता है। और यह कंसल्टेशन वो कब करेगा? जब वह 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज से यह रिकमेंडेशन ले लेगा, मतलब वोटिंग करा लेगा। सीजेआई किससे पूछेगा? प्रेसिडेंट सीजेआई से मतलब कंसल्टेशन करेगा। कंकरेंस का मतलब सहमति जताएगा, तब जताएगा सहमति जब सीजेआई मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से यह राय मांग लेगा कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। तो अगर इस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज में से अगर 2 ने भी कह दिया कि हम इस व्यक्ति को फला को नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना, तो सीजेआई उस नाम को राष्ट्रपति को कंसल्टेशन के रूप में नहीं बता सकता। इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजों से पूछना है, इन 4 में से 3 को तो उस नाम पर हामी भरनी पड़ेगी, तभी सीजेआई राष्ट्रपति को यह कंसल्टेशन या तो यह कॉन्फ्रेंस यह सहमति जता सकता है कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। ये थी कोलेजियम व्यवस्था। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि कोलेजियम व्यवस्था आई कहाँ से? तो आपको याद रखना है सेकेंड जज केस। इस सेकेंड जज केस के द्वारा कोलेजियम व्यवस्था आई है। तो आपको अपने नेट पे देखना है कि सेकेंड जज केस किस साल में हुआ, 1993 में हुआ कि 1983 हुआ कब? तो ये आपको ईयर देखना है कि सेकेंड जज केस कब हुआ। ठीक, कौन इनको शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो हमने बता दिया इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। फिर पूछोगे आप क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो मैंने जब आपको भारत का महान्यायवादी पढ़ाया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तभी मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्वालिफिकेशन योग्यताएं बता दी थी। क्या हैं योग्यताएं? तो मैंने बताया था सबसे नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या ये योग्यताएं 3 योग्यताएं अथवा में चलेंगी। पहली, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, अथवा 10 साल तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, अथवा वह भारत के राष्ट्रपति की निगाह में एक अच्छा न्यायवादी हो
यह सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं हैं। ठीक है, तो आप कहोगे साहब कार्यकाल कितना होता है, तो मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बस ये लिखा है कि वह 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट का जज बन के रह सकता है, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। 65 ईयर एज मैक्सिमम लिखी हुई है। हाँ, अगर उसे अपने पद से इस्तीफ़ा देना है तो वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा लिख के दे सकता है, और अगर उसे उसके पद से हटाना है तो उसे उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रोसेस के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस मैं अभी नहीं बताऊंगा, यह प्रोसेस मैं बताऊंगा आखिरी में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, तो याद रखिएगा, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज को, बल्कि हाई कोर्ट के जज को, बल्कि कैग को, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसी एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हमने उनकी क्वालिफिकेशन देख ली, हमने कार्यकाल देख लिया, हमने शपथ देख ली। अब हम लोग क्या जानेंगे, हमको याद रखना है मैंने आपसे बोला आर्टिकल 124 से 147, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो पद से हटा रिमूवल होता है वह आर्टिकल कौन सा, याद रखो आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 ये कहता है रिमूवल ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, आर्टिकल 127 क्या कहता है, आर्टिकल 120, अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, 127 कहता है एडहॉक जज। ये क्या होता है, इसका मतलब है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ क्या होता है, आपको व्हाट इज तदर्थ, तदर्थ का मतलब होता है, एडहॉक का मतलब, मान लो मैं किसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अध्यापक बना हूँ। क्यों बना हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अध्यापक, क्योंकि उस स्कूल में किसी इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर जो हैं, महिला हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, वो 6 माह की छुट्टी पे चली गई, तो उनके स्थान पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर बैठाया गया है इस इंग्लिश के टीचर के रूप में। तो यहाँ पर मैं कैसी फैकल्टी हूँ, मैं इस वक्त एडहॉक फैकल्टी हूँ। एडहॉक का मतलब क्या हो गया, एडहॉक का मतलब जब तक वह उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, इंग्लिश पढ़ाना, क्योंकि वो टीचर अवेलेबल नहीं है, जिस दिन वो टीचर लौट के आएंगी मैं उस पद से वापस लौट जाऊँगा। ठीक है, तो ये एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश क्यों बनाए जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम मतलब गणपूर्ति पूरी नहीं होती। गणपूर्ति का मतलब संवैधानिक अगर कोई फैसला सुनाना तो 5 जज की बेंच तो चाहिए ही चाहिए, साधारण सुनाना तो 3 जज की बेंच चाहिए ही चाहिए। यह कोरम अगर पूरी नहीं होती है तो उन दशाओं में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति को पहले ही कंसेंट दे देगा, पहले ही उससे कंसल्टेशन कर लेगा, उसके उपरांत सीजेआई आर्टिकल 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ध्यान देना, मैंने बताया नियुक्ति कौन करता है, तो उनका नाम है सीजेआई, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ में आप ये याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीशों का कॉन्सेप्ट है, किसी और कोर्ट में तदर्थ न्यायालय का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछे हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश किस आर्टिकल में, तो आप बोलोगे है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में से तदर्थ न्यायाधीश हैं, बाकी किसी भी कोर्ट में तदर्थ या फिर एडहॉक न्यायाधीश नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का, 131 कहता है इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 131 बताता है कि उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब उस जगह पर, उस क्षेत्र पर कोई और निर्णय नहीं सुना सकता, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही उस क्षेत्र में निर्णय सुनाएगा। क्या है ये मूल अधिकार क्षेत्र, तो अनुच्छेद 131 कहता है अगर केंद्र और राज्य के मध्य, अथवा राज्य और राज्य के मध्य, अथवा केंद्र राज्य और मतलब राज्य केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी डिस्प्यूट, कोई लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई पर निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुनाएगा। यही इसका मूल अधिकार क्षेत्र है जो अनुच्छेद 131 में वर्णित है। ठीक है, आगे चलें। एडवाइजरी मतलब इसकी एक मूल मतलब एक और अधिकार क्षेत्र है, वो क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइज मांग सकता है, किससे एडवाइस मांग सकता है, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से एडवाइस मांग सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। किन, क्या है ये आर्टिकल, तो याद रखना है आपको, आई लव यू आर्टिकल 143 का मतलब आई लव यू। आई लव यू आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट लव सुप्रीम कोर्ट। कैसा लव है ये, यह प्यार है, बेवफा किस्म का प्यार। गाना सुना, बेवफा निकली है रे तू, तो बेवफा किस्म का प्यार क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ बेवफा कि प्रेसिडेंट लव तो करता है सुप्रीम कोर्ट से, मतलब विचार तो मांगता है,
लेकिन यह इस विचार, इस रेफरेंस पर जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट इस विचार मतलब इस रेफरेंस पे जवाब दे या ना दे, यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट विचार दे दे, तो इस विचार को प्रेसिडेंट माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर है। इसलिए मैंने कहा बेफक इसका प्यार है। यह एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक और कंडीशन है लेकिन आपको उसको नहीं जानना है, बस आपको यही जानना है कि आर्टिकल 143 लफ्ज़ कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति विचार मांग सकता है, किसी भी कानूनी अगर राय लेना चाहता है कानूनी बात पर तो उसे लेने का अधिकार है। ये है आर्टिकल 143। अब क्या आपको याद रखना है, आपको याद रखना है आर्टिकल 126 कहता है, 126 कहता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग का मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये आप याद रखना, गलत मत करके चले आना, ठीक है। इसके अतिरिक्त याद रखो कि पहला वह न्यायाधीश जिस पर पहली बार रिमूवल चला, मतलब उसका रिमूव करने की बात चली पहली बार, उसका नाम था वी रामास्वामी। ये वी रामास्वामी न्यायाधीश से इनको पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले आया था, ठीक है, वी रामास्वामी। ठीक, वो बात अलग है कि ये बिल राज्यसभा लोकसभा में हार गया, बात अलग है, लेकिन सबसे पहले ये आया था वी रामास्वामी को पद से हटाने की बात, ठीक है। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली। साथ में आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 142, आप लोग ढूंढना अनुच्छेद 142 का है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो आज्ञाएं हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, पूरे भारत देश में लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट की आज्ञाएं, ठीक है। ये एक बार कंफर्म कर लेना कि आर्टिकल 141 है या आर्टिकल 142 है, ठीक है। इसे कंफर्म कर लेना एक बार कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की जो आज्ञाएं, डिक्री हैं, जो ऑर्डर हैं, वह पूरे भारत देश में लागू होंगे, आप उनको उल्लंघन नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल में लिखा है एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। बाकी बातें जब मैं अलग से पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की, उसके बाद करेंगे रिमूवल की बातें। हाई कोर्ट में क्या पढ़ना है आपको? उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ पे दिया हुआ है? भाग 6 के अंतर्गत, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में, 214 231 तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बातें की गई हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय की बातें की गई हैं। तो कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मैं कहूँगा भारत देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आप कहेंगे आप कहेंगे 25 कैसे हैं, क्यों हैं? तो मैं कहूँगा आर्टिकल 214 कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है हर राज्य के पास अपना हाई कोर्ट होगा। तो आप कहोगे राज्य तो ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट तो 25 हैं, ये कैसे संभव हुआ? तो मैं कहूँगा ठहरो, आर्टिकल 231 भी पढ़ लो, क्योंकि आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में एक उभयनिष्ठ या फिर एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। यही कारण है कि भारत देश में राज्यों की तुलना में जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या 25 है। तो कहोगे आप अच्छा ये बताओ कि इन 25 में कौन शपथ दिलाता है? तो मैं कहूँगा कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, गवर्नर नहीं करता। गलत मत मार के चले आना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, गवर्नर राज्यपाल नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? इनका क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं कहूँगा इनकी योग्यता क्या है? हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या है? भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो मैंडेट है, होना ही चाहिए। इसके अलावा वह 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, अथवा वह 10 साल तक जुडिशियल सर्विस में रहा हो, वह 10 साल तक जुडिशियल सर्विस में रहा हो। आप कहोगे जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा क्या होती है? तो आरओ जो होता है ना, रिव्यू ऑफिसर, वह हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। दो वह जुडिशियल सेवा दे रहा है लेकिन हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। जनरली वह सेवाएं जैसे PCSJ एग्ज़ाम होता है ना, PCSJ जुडिशियल सर्विस है, म्यूनसिपालिटी जज हो गया, मुंसिफ जज हो गया, सेशन कोर्ट का जज हो गया, इनकी सेवाओं को काउंट किया जाएगा। अगर ये 10 साल तक जुडिशियल सर्विस में काम कर रहे हैं तो इन्हें न्यायाधीश उच्च न्यायालय का बनाया जा सकता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है इनको? इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, ये याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिला रहे हैं? राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो मैं कहूँगा इनका कार्यकाल होता है, कोई कार्यकाल नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है, मैक्सिमम 62 साल की उम्र होती है, 62 ईयर, ठीक। इतना याद रखिएगा बस। अगर इन्हें अपने रेजिग्नेशन देना है तो यह अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, ना कि राज्यपाल को देंगे। ये भी याद रखिएगा कि यह अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, ना कि राज्यपाल को।
ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है आपको कि हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा न्याय क्षेत्र गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, जिसके अंतर्गत असम भी आता है, नागालैंड भी आता है, मिज़ोरम भी आता है और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। ठीक, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप कहोगे कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 25 हैं। ये हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य बिंदु खत्म हो गए। आपको इतना ही याद रखना है बस, मुख्य बिंदु में शायद आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का कहा था आई लव यू, तो आप बताइए मुझे हाई कोर्ट का एडवाइजरी कहाँ पर लिखा है। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से विचार विमर्श मतलब एडवाइस मांग सकता है, सॉरी, जिस प्रकार से राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विचार मांग सकता है, उस प्रकार राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार मांग सकता है। ऐसा कहाँ लिखा, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आप कहोगे, आपको कहना पड़ेगा, ये बताता हूँ मैं, हाई कोर्ट की ऐसी कोई भी एडवाइजरी मूल क्षेत्र के बारे में, एडवाइजरी रिजोल्यूशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कहीं पर भी कि उच्च न्यायालय कोई भी ऐसा कुछ विचार मतलब राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार मांगता है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब मैंने कहा था कि मैं आपको रिमूवल प्रोसेस बताऊंगा, क्या है, कैसे पद से हटाना है। देखिए पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी। प्रक्रिया ये है कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कैग या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाना है, तो प्रक्रिया है, 2 ग्राउंड है। पहले तो कौन से 2 ग्राउंड है, पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, का मतलब दक्ष नहीं है ये काम करने में और इनका कदाचार है, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं। इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को, कैग को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अथवा हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। कैसे हटाओगे, यह प्रस्ताव जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कैग या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने का आ रहा है, इसको 100 लोग साइन करेंगे कहाँ पर और 50 लोग साइन करेंगे कहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि इस प्रस्ताव को 100 लोग लोकसभा में साइन करेंगे और इस प्रस्ताव को 100 लोग मतलब 50 लोग साइन करेंगे, इस प्रस्ताव को 100 लोग साइन करेंगे लोकसभा में और 50 लोग साइन करेंगे राज्यसभा में। यही तो बोल रहा था मैं। तो इस प्रस्ताव को 100 लोग साइन करेंगे लोकसभा में और 50 लोग साइन करके देंगे राज्यसभा में। किसको देंगे, तो पहला स्टेप है कि 100 लोग लोकसभा में साइन करके इस प्रस्ताव को दे, किसको, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्पीकर, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन मतलब सभापति। तो अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव आया है तो ये 50 लोग साइन करके देंगे कि भाई साहब हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट अथवा कैग अथवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटा दो। अब ये उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वह उस व्यक्ति मतलब जो भी है, ये चाहे हाई कोर्ट का जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे कोई भी, चाहे दो लोग और बच्चे वो हैं, उन्हें उस मतलब वह प्रस्ताव उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिश्रा जी, इनको जब हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो इनको हटाने के लिए यह प्रस्ताव राज्यसभा में 50 लोगों के द्वारा साइन किया गया और वेंकैया नायडू को पकड़ा दिया गया। वेंकैया नायडू कौन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सभापति हैं। तो वेंकैया नायडू ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब अगर 50 लोग साइन कर दें राज्यसभा में, 100 लोग साइन कर दें लोकसभा में, तो यह प्रस्ताव 50 लोग अगर राज्यसभा में साइन करेंगे तो सभापति के पास जाएगा और अगर लोकसभा में करेंगे तो स्पीकर के पास जाएगा। अब ये स्पीकर और सभापति के पास अधिकार क्षेत्र है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। अगर स्वीकार नहीं करते तो बात तो खत्म हो गई। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह तुरंत 3 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे। उन 3 लोगों की कमेटी में किसको रखेंगे, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तीसरा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एक अच्छा न्यायवादी। इन 3 लोगों की कमेटी बनाएंगे वो, और इन 3 लोगों की कमेटी को काम क्या दिया जाएगा कि जो आरोप इस जज पर, सुप्रीम कोर्ट पर के जज पर, हाई कोर्ट के जज पे अथवा कैग पे अथवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगे उसको पता करो। अगर आरोप यह साबित कर देती है 3 कमेटी कि हाँ इन पर आरोप सही लगे हैं, तो यह प्रस्ताव उस सदन में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होगा। 2/3 प्रेजेंट उपस्थित और जो वोट कर रहे हैं उस आधार पर विशेष बहुमत से पास होगा और विशेष बहुमत से पास होने के बाद अगले हाउस में जाएगा और अगले हाउस में फिर से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होगा। अगर यह प्रस्ताव 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगले हाउस में भी पास हो जाता है तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और
और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर कैग या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटना पड़ेगा, ऐसी प्रक्रिया लिखी हुई है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ख़त्म हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना ही कान में लीड लगा के सुन लीजिए। चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। जय हो स्टडी को लाइक करिए फेसबुक पेज पे, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप पता कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और वीडियो में डालूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।